गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग एक नया वंश पढ़ेंगे। क्योंकि जब गुप्तों का पतन हो जाता है, गुप्त साम्राज्य बिखरा जाता है, उसके वंशज जो है कायर और निर्बल हो जाते हैं, तो गुप्त वंश के पतन के बाद एक नए राजवंश का उदय होता है। जो नया राजवंश होगा उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग आएंगे, मौखरी आएंगे और अन्य भी आएंगे, जिसमें एक प्रभावशाली वंश होगा जिसका नाम है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पे आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि अब हम गुप्तों के पतन के पश्चात पढ़ेंगे वर्धन वंश। जो वर्धन वंश होगा इसका जो उदय होगा या थानेश्वर में होगा। थानेश्वर आज अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में हरियाणा के थानेसर में स्थित है। जो पुष्यभूति वंश का उदय होगा, विकास होगा, वर्तमान में कहाँ है? उस समय का थानेश्वर, आज का हरियाणा का क्षेत्र थानेसर वाला है। थानेसर में इसका उदय होगा। इस जो पुष्यभूति वंश या वर्धन है वंश है, इसका जो फाउंडर होगा, संस्थापक होगा, वह पुष्यभूति होगा। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक भी कौन होता है? पुष्यभूति होता है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का विकास कहाँ होगा? हरियाणा के थानेसर में होगा। थानेश्वर उस समय नाम होता है इसका, परंतु वर्तमान में इसका नाम थानेसर है। और इस वंश का जो संस्थापक होगा, फाउंडर होगा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का, वह होगा पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश में जो प्रथम प्रभावशाली शासक, प्रतापी शासक होगा, जिसका नाम है प्रभाकर वर्धन। यह प्रथम प्रभावशाली शासक होगा, प्रथम प्रभावशाली शासक। प्रथम जो होगा प्रभावशाली शासक, महत्वपूर्ण शासक पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का, वह होगा प्रथम प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन है इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक। प्रभाकर वर्धन अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपाधियां धारण करेगा, जैसे परम भट्टारक, परम भट्टारक। इसके अलावा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा, महाराजा धीराज। यानी जो प्रथम प्रभावशाली शासक होगा पुष्यभूति वंश का, वह कौन होगा? प्रभाकर वर्धन होगा। प्रभाकर वर्धन कई सम्मानजनक उपाधियां धारण करेगा अपने जीवन में, जिसमें इसकी जो महत्वपूर्ण उपाधियां हैं परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेगा। इसके बाद इसकी जो पत्नी का नाम है, पुष्यभूति वंश का जो प्रथम प्रभावशाली शासक है प्रभाकर वर्धन, इसकी पत्नी का नाम है यशोमती। यशोमती से 3 संतानें उत्पन्न होगी। यानी प्रभाकर वर्धन की कुल 3 संतानें थी, जिसमें 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। तो जिसमें जो बेटा होगा वह होगा राजवर्धन। इसके बाद होगा दूसरा जो बेटा, उसका नाम हर्षवर्धन होगा। हर्षवर्धन का नाम आप सबने सुना होगा, बड़ा ही दानवीर, बहुत ही महान राजा था। इसके अलावा जो आज के समय में आप देखते हैं राजश्री जो गुटखा चला है, बच्चे खा भी रहे हैं, तो इसी राजश्री के नाम से आज पान मसाला, पान गुटखा भी राजश्री चल दिया है। जिसका जो खाते होंगे उसको ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। तो परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण करेगा। कौन धारण करेगा? यह प्रथम जो प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन होगा। यानी हम कहें राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री के पिता। और प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी होगी उसका क्या नाम होगा? यशोमती। यशोमती की 3 संतानें होंगी। पहले का नाम होगा राजवर्धन। इसके बाद दूसरा जो है हर्षवर्धन, और एक कन्या यानी एक लड़की भी होगी जिसका नाम राजश्री है। और आजकल लड़के राजश्री को खाते खूब भी हैं, लेकिन समस्या यह है कि किसके नाम पर राजश्री गुटखा का निर्माण हुआ वो नहीं जानते हैं। तो आप लोग भी जो खाते होंगे वो जरूर जानते होंगे। इसके बाद हम लोग
जो इनकी तीसरी लड़की है, तीसरी संतान है प्रभाकर वर्धन की या यशोमती राजश्री, इसका विवाह कन्नौज के राजा, कन्नौज के जो मौखरी राजा होंगे इनका विवाह हो जाएगा किसका, राजश्री का ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा से प्रभाकर वर्धन की जो बेटी राजश्री होगी उसका विवाह, यानी कहें तो हम राजवर्धन और हर्षवर्धन का जीजा हो जाएगा कौन, ग्रहवर्मा हो जाएगा। यह कन्नौज के मौखरी वंश का राजा होता है। राजश्री का इससे विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ समय के पश्चात राजश्री के पति जो ग्रहवर्मा होंगे इनका जो है देवगुप्त का शासक इनकी हत्या कर देता है। देवगुप्त का जो शासक होगा वह जो है ग्रहवर्मा की हत्या कर देगा, यानी राजश्री के पति की हत्या कर देगा और राजश्री को कहाँ डाल देगा, कारागार में डाल देगा, जेल में डाल देगा। और जैसे ही इसकी सूचना मिलती है कि राजश्री के पति यानी राजवर्धन के जीजा को मार दिया गया है, देवगुप्त का शासक जो होता है वो मार देता है शशांक, तो इसके पश्चात जो है राजवर्धन आता है और इनकी हत्या कर देगा, यानी अपने जीजा का बदला ले लेता है। जीजा का बदला लेने के बाद यह कुछ वर्षों तक शासन करेगा। इसके बाद इसका जो देवगुप्त का मित्र होगा शशांक, वह राजवर्धन की हत्या कर देगा। और इस विषम स्थिति में जब पिता भी नहीं है प्रभाकर वर्धन, जीजा यानी ग्रहवर्मा की हत्या कर दी गई है, बड़ा भाई राजवर्धन भी मारा गया है, ऐसी विषम परिस्थिति में अब बचा कौन है, क्योंकि इसकी तो हत्या कर दी गई और यह कारागार में है और बचा केवल है तो कौन बचा है, हर्षवर्धन बचा है, पिता है नहीं उस समय। तो अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग ऊपर देखेंगे। तो इस विषम परिस्थिति में जब राजवर्धन मारा जाता है, इसकी बहन जो है राजश्री कारागार में कैद होती है, प्रभाकर वर्धन पहले ही मर चुका है। इस विषम परिस्थिति में जो है राजा बनेगा हर्षवर्धन। कौन राजा बनेगा, हर्षवर्धन, क्योंकि अब अपने परिवार में अकेला बचा हुआ है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अकेला बचा हुआ है और इस विषम परिस्थिति में मात्र 16 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की, वनली दे हैव टू 16 ईयर्स द एज ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जो एज होती है मात्र 16 साल की अवस्था में, बाल्यकाल में ही राज्य सिंहासन को प्राप्त करेगा और सत्ता को संभालेगा। बाद में कन्नौज पर अटैक भी करेगा और कन्नौज पर अटैक करके उसे मुक्त करा लेगा और पुनः जो है अपनी राजधानी थानेसर से जो है कन्नौज विस्थापित करेगा और कन्नौज को राजधानी बना के एक लंबे बड़े विस्तार राज्य का जो है संचालन करेगा, राजा बना रहता है। और इसके बारे में कई कहानियां भी हैं हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन पूछा जाता है टाइम पीरियड कि हर्षवर्धन ने शासन सत्ता को कब संभाला था, 16 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष में, 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है कन्नौज और थानेश्वर का जो है राजा बनता है। और वह अगर टाइम पीरियड की बात करें हम तो लगभग 606 ईस्वी की बात है, यानी हर्षवर्धन राजा बनेगा 606 ईस्वी में। और इस समय जब यह राजा बनेगा तो इसकी जो आयु है मात्र कितनी साल थी, 16 साल थी। इसके बाद यह राज्यकाल को संभालेगा और इसके बाद जो है लगभग यह एक लंबे कालखंड तक राजा बना रहेगा। और इसके बारे में जो हर्षवर्धन के बारे में जब आप आज भी प्रयागराज में जाते हैं तो देखेंगे जो ओवरब्रिज बना हुआ है जो प्रयागराज में होंगे इस चीज को भली भांति समझेंगे, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क की बात हम कर रहे हैं। तो जब आप हनुमान जी बंधवा के हनुमान जी तरफ जाएंगे तो वहां सम्राट अशोक का जो है इस प्रकार से हाथ किया हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ दे रहा है। तो यह प्रत्येक 5 साल बाद जब संगम आयोजित होता था, गोष्ठी होती थी, सभा होती थी, तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात यह प्रयागराज में आते थे हर्षवर्धन सम्राट।
और अपने संपूर्ण जीवन में जितना भी धन कमाए होते थे प्रत्येक 5 साल में आकर के यहाँ दान कर देते थे। तो कहा जाता है कि हर्षवर्धन बहुत बड़ा दानवीर भी था। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी से देख लीजिए। जो हमने वंश पढ़ा है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का उदय होता है जब गुप्तों का पतन हो जाता है। गुप्तों के पतन के पश्चात एक नए राजवंश का उदय होता है जिसका नाम होता है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक होगा, जो फाउंडर होगा, उसका नाम पुष्यभूति होता है। यह अपने नाम पर ही अपने वंश का निर्माण करता है। इसके बाद पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का जो प्रथम प्रभावशाली शासक होगा, जो महत्वपूर्ण शासक होगा, उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन अपने जीवन में कई सम्मानजनक उपाधियां धारण करेगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षाओं में कि परम भट्टारक की उपाधि किसे प्रदान की गई? ऑप्शन होगा, जिसमें एक ऑप्शन होगा प्रभाकर वर्धन। तो यह परम भागवत की उपाधि धारण करेगा। महाराजा धीराज जैसी कई अनेक जो है सम्मानजनक उपाधियां धारण करेगा। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। यशोमती से 3 संतानों की उत्पत्ति हुई है। यशोमती की 3 संतानें थी, 3 बच्चे थे, जिसमें राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक कन्या यानी एक बेटी थी जिसका नाम राजश्री था। राजश्री का जो इनकी लड़की, इसका विवाह ग्रहवर्मा के साथ हो जाती है। मौखरी वंश का राजा होता है। फिर इसके बाद इसकी हत्या कर दी जाएगी, यानी राजवर्धन की जीजा और एक तरह से कहें तो राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या करने के पश्चात इसे कारागार में डाल दिया जाता है राजश्री को। इसके बाद राजवर्धन गद्दी को संभालेगा और देवगुप्त का जो शासक होता है उसकी हत्या करेगा, अपनी बहन को कैद से छुड़ा लेगा जेल से। फिर इसके बाद उसका जो मित्र होगा शशांक, राजवर्धन की हत्या कर देता है। फिर जब राजवर्धन की हत्या हो जाएगी तो इस विषम परिस्थिति में जब पिता भी नहीं है, बड़ा भाई भी मारा गया, उस बाल्यकाल में 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में यह राज सिंहासन को संभालेगा और कन्नौज को भी मुक्त करा लेगा और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करेगा और अपनी राजधानी थानेसर से परिवर्तित करके कन्नौज में सिंहासन यानी राज्य को संचालित करेगा। तो एक लंबे कालखंड की कहानी थी। अब हम लोग जब पढ़ेंगे अगली क्लास में तो मिलेंगे आपसे। परंतु अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों A to Z आशुतोष को, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे हमारे सारे जो है वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।